चलिए अब यहाँ नई चीज स्टार्ट करेंगे। IUPAC सिस्टम के बाद आता है फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इसकी स्टडी करेंगे। इसकी स्टडी करने के लिए बहुत सारी चीजें आपको पता है और बहुत सारी चीजें आपको समझना है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की जो हैप्पी बर्थडे की थ्योरी, वो सबसे पहले वर्नर की थ्योरी थी। वर्नर साइंटिस्ट था, उसने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के हैप्पी बर्थडे की थ्योरी का प्रपोजल किया था, लेकिन वो तो थ्योरी का प्रपोजल करके चला गया। लेकिन यहाँ पर इनका हैप्पी बर्थडे कौन से कंसेप्ट से हुआ, कौन से थ्योरी से हुआ? उस थ्योरी का नाम है VBT, जिसको हम पहले भी पढ़ चुके हैं केमिकल बॉन्डिंग में, वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी। इसका सीधा सा मतलब है कि कंपाउंड का फॉर्मेशन वैलेंसी सेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं। बाद में थ्योरी फेल हुई कि नहीं, वैलेंसी सेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन नहीं, वैलेंसी सेल में प्रेजेंट ऑर्बिटल बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं। ऑर्बिटल थ्योरी फिर फेल हुई। क्यों? कि ऑर्बिटल थ्योरी में वो ऑर्बिटल इन्वॉल्व होंगे जो अनपेयर्ड होंगे। पेयर्ड ऑर्बिटल कैन नॉट इन्वॉल्व इन बॉन्ड फॉर्मेशन। तो ऑर्बिटल ओवरलैपिंग थ्योरी फेल हो गई। फिर आ गई हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन कंसेप्ट इमेजिनरी कंसेप्ट है। हाइब्रिडाइजेशन ने बोला कि पेयर्ड ऑर्बिटल, अनपेयर्ड ऑर्बिटल, वेकेंट ऑर्बिटल सभी इन्वॉल्व होते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन। तो VBT थ्योरी अपनी जगह रह गई। फिर आया इसमें VBT में ही हाइब्रिडाइजेशन है, उसमें बदलते बदलते इसका नाम हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट आ गया। मतलब वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी में ही हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट है। हाइब्रिडाइजेशन कनेक्ट ऑर्बिटल ओवरलैपिंग थ्योरी। और फिर VBT थ्योरी के बाद इसमें आ गया क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। चलिए, तो पहले VBT थ्योरी तो खत्म करें, उसी में 2 दिन लग जाएंगे। CFT तो बाद में आएंगे। VBT थ्योरी के अकॉर्डिंग हम स्टडी करेंगे हाइब्रिडाइजेशन। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, क्या उसका नेचर है, ये सारी थ्योरी हम VBT थ्योरी में एक्सप्लेन करेंगे। और हाइब्रिडाइजेशन के कंसेप्ट। तो हाइब्रिडाइजेशन सबको पता है। हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन क्या है? ऑर्बिटल्स ऑफ सिमिलर एनर्जी लेवल react together or mixing with each other form new hybrid orbital। ये हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन। इसमें सिमिलर एनर्जी लेवल के ऑर्बिटल इन्वॉल्व होते हैं। दूसरा रूल था इसका, इसमें पेयर्ड ऑर्बिटल भी इन्वॉल्व होगा, अनपेयर्ड भी होगा और वेकेंट ऑर्बिटल होगा, वो भी इन्वॉल्व हो जाएगा, बट उसमें इलेक्ट्रॉन जाना चाहिए। ये हाइब्रिडाइजेशन की थ्योरी थी। हाइब्रिडाइजेशन के बेस पे हमने बहुत सारे कंपाउंड की स्टडी की है। आपको फार्मूला भी पता है, सब कुछ है। मैं तो सीधे सीधे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड डायरेक्ट बोर्ड पे लिखूंगा और उसी का फॉर्मेशन की थ्योरी आपको समझाऊंगा। सबसे पहले हम ऐसे कंपाउंड की हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी स्टडी करें जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? 6। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है इसका? 6। कहां से पता चलता कोऑर्डिनेशन नंबर? सिंगल मेटल के अराउंड कितने लोन पेयर प्रेजेंट है। साइनाइड मोनोडेंटेट लिगेंड है, नेगेटिव लिगेंड है, एक लोन पेयर लेकर के आता, नंबर में 6 है, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6। जिन कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है उनकी ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल होती है। और जिन कंपाउंड की ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होती है उन कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन या तो sp3d2 होगा, एक s ऑर्बिटल p के 3 d के 2।
6 ऑर्बिटल इन्वॉल्व होंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 मतलब 6 ऑर्बिटल इन्वॉल्व हुए हाइब्रिडाइजेशन में। तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री जिन कंपाउंड की होगी, जिन कॉम्प्लेक्स का हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 होगा या d2sp3 होगा। अब देखो दोनों में डिफरेंस क्या है। sp3d2 मतलब d ऑर्बिटल बाहर वाला है, आउटर वाला, इसलिए इस टाइप के हाइब्रिडाइजेशन को क्या बोलेंगे, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। जब आपको कंपाउंड कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले कंपाउंड में हाइब्रिडाइजेशन क्या मिले, sp3d2 आउटर d ऑर्बिटल इन्वॉल्व, तब उसको बोलेंगे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और अगर d2sp3 d ऑर्बिटल पहले वाला इन्वॉल्व हो जाए तो उसको बोलते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री दो टाइप की होगी, या तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा या इनर ऑर्बिटल। इसका डायग्राम देख के पहले बात करेंगे कैसा होगा। इसको यहाँ बंद करते हैं और इसकी ज्योमेट्री यहाँ समझते हैं। पोटेशियम कॉम्प्लेक्स में इन्वॉल्व नहीं होता। कॉम्प्लेक्स ये है केवल जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है वही कॉम्प्लेक्स है। इसको हटा दीजिए। हटाया, इसको कितने पॉजिटिव चार्ज आपने हटा दिए, 4 पॉजिटिव चार्ज रिप्लेस किए, तो ये चार्ज क्या हो जाएगा, नेगेटिव। आपको एग्जाम में ऐसा लिखा मिल जाएगा। ठीक, तो पहले मेरे को Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ क्या होगा। Fe का कोऑर्डिनेशन नंबर तो मैंने बता दिया 6 है, क्योंकि इसके सराउंडिंग में लोन पेयर 6 है। आप मेरे को इसका ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ कितना है। पोटेशियम 4, इसने 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए साइनाइड को, तो 2 इसने किए होंगे कि साइनाइड के पास 6 नेगेटिव चार्ज है। इसके पास जो 6 नेगेटिव चार्ज आया उसमें से 4 चार्ज पॉजिटिव जो इलेक्ट्रॉन है वो पोटेशियम ने दिए और 2 इसने दिए, मतलब आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ सेकंड है। IUPAC सिस्टम में इसका नाम आपके पास लिखा है, मैं बोल करके बता देता हूँ। हेक्सासाइएनो नहीं, यहाँ से स्टार्ट होगा। पोटेशियम, हेक्सासाइएनो, फेरेट, सेकंड, मतलब सेकंड इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है। सेकंड ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसका मतलब क्या है, सेकंड ऑक्सीडेशन स्टेट है इसका मतलब है कि आयरन ने इस कंपाउंड कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के टाइम अपने वैलेंसी सेल से 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज किए हैं। ये इसके ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब है। दूसरी चीज इतना ध्यान रखिए कि सेंट्रल मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस होगा, क्योंकि वो डोनर है, डोनेट करेगी इलेक्ट्रॉन को, गेन नहीं करेगी। गेन तो वो लोन पेयर करती है, बट पहले इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगी। सुनिए स्टोरी। Fe के पास चलिए, Fe में दुनिया जानती है 26 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इसका शॉर्ट ट्रिक से जो डायग्राम है वो बना देगा। लास्ट में कितना डिजिट है Fe के पास, 6, बस डायग्राम बन गया है 3d6 4s2। कहानी खत्म हो गई। समझ में आ गई सबको क्या किया। अरे d ब्लॉक के एलिमेंट में यही कंसेप्ट मिलेगा आपको मैक्सिमम टाइम पे, जो उसकी लास्ट डिजिट है वही d का इलेक्ट्रॉन होगा, 4s2 पहले से जनरेट हो जाता है। अब इतना भी अगर याद ना है कि यहाँ मैंने 6 इलेक्ट्रॉन क्यों रखे, क्योंकि इसका लास्ट डिजिट 6 है। 3d6 4s2, इलेक्ट्रॉन पहले 4s2 में आते हैं फिर 3d6 में आते हैं। चलिए d ऑर्बिटल बनाते हैं। ये Fe का वैलेंसी सेल, अच्छा Fe का वैलेंसी सेल d ऑर्बिटल हम क्यों बोल रहे हैं, वैलेंसी सेल तो ये है 4s2। ध्यान रखिए d ब्लॉक के एलिमेंट्स में s ऑर्बिटल भी वैलेंसी सेल की तरह बिहेव करता है, और उसके बैक साइड जो d ऑर्बिटल है वो भी वैलेंसी सेल की तरह बिहेव करता है, क्योंकि इन दोनों के एनर्जी लेवल में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ये एक ही फ्लैट के 2 रूम है, ये थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा सा डिफरेंस है, तो इलेक्ट्रॉन इधर उधर आ जा सकता है, कभी इधर आ जाएगा कभी उधर चला जाएगा। तो यहाँ समझाने की बात यह है कि हम d ऑर्बिटल को वैलेंसी सेल में डिजाइन इसलिए करते हैं कि d ऑर्बिटल के एलिमेंट्स में d ऑर्बिटल भी
वैलेंसी शेल की तरह बिहेव करता है। डी ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन और एस ऑर्बिटल में ओनली 2 पी ऑर्बिटल वैकेंट। ये Fe26 का 1 2 3 4 5 6 ये Fe26 की ग्राउंड स्टेट है। Fe26 की ये ग्राउंड स्टेट है और ग्राउंड स्टेट में हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता। हाइब्रिडाइजेशन तो एक्साइटेड स्टेट में होगा। दूसरी समस्या ये कि साइनाइड लिगेंड है। साइनाइड क्या है? लिगेंड है। ये लोन पेयर लेकर के आएगा। सेंट्रल मेटल को अप्रोच करेगा, लोन पेयर लेकर के आएगा। इनकमिंग लोन पेयर लिगेंड के थ्रू आते हैं। ये 6 लोन पेयर इधर लाएगा तो इसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या कंपाउंड का फॉर्मेशन? अरे लिगेंड आया, ठीक है, लोन पेयर लेकर गया, इसके पास भी तो जगह होना चाहिए, वेकेंट ऑर्बिटल, वेकेंट स्पेस होना चाहिए जहां ये लोन पेयर को शिफ्ट करे। और मान लो इसने यहां से इसको वेकेंट ऑर्बिटल दिए तो ये साइनाइड तो Fe से बहुत दूर होगा, अवे फ्रॉम ईच अदर, और साइनाइड कभी भी भाग सकता है। इसलिए इस सेंट्रल मेटल की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ये इनकमिंग लिगेंड के लोन पेयर के लिए स्पेस को वेकेंट करे, स्पेस ऑक्यूपाइड कराना, स्पेस प्रोवाइड कराना, ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को करने के लिए ये अपने वैलेंसी शेल के कुछ इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देता है ताकि ये लिगेंड इसके नजदीक आकर लगे, नियर टू ईच अदर, जिससे इसका और उसका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग करे। तो Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ कितना? Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट तो +2 है, मींस उसने 2 इलेक्ट्रॉन अपने वैलेंसी शेल से रिलीज किए। और ये भी आपको पता है कौन से इलेक्ट्रॉन जाएंगे? अरे जो पहले आया वो पहले जाएगा, एस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन पहले आते हैं पहले जाएंगे। ये 2 चले गए तो ये डी ऑर्बिटल, ये एस ऑर्बिटल और ये आयरन का पी ऑर्बिटल, ये 2 चले गए। यही Fe का +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। इसीलिए हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं मेटल से। मेटल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कुछ इलेक्ट्रॉन को रिलीज करे, अपने ऑर्बिटल को वेकेंट करे, अब लिगेंड उससे नजदीक, नियर टू ईच अदर, ओवरलैपिंग करेगा। 1 2 3 4 5 6 ये 2 चले गए। अब कहाँ गए ये क्वेश्चन मत पूछो, गए यहां से, अपने को कोई मतलब नहीं। ये आ गया अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट। अब यहाँ पर कॉम्बिनेशन होगा। एस ऑर्बिटल 1 वेकेंट हुआ, साइनाइड को कितने ऑर्बिटल चाहिए? अरे साइनाइड को 6 ऑर्बिटल वेकेंट चाहिए क्योंकि वो 6 लोन पेयर लेकर के आएगा। लोन पेयर मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का एक पेयर बनेगा, मतलब 12 इलेक्ट्रॉन लाएगा। 1 ऑर्बिटल है 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ चाहिए 6 ऑर्बिटल। और साइनाइड कैसा लिगेंड है? साइनाइड स्ट्रॉन्ग लिगेंड में आता। अब यहाँ कहानी कुछ नहीं आएगी तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। साइनाइड स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या होता है वो आप समझिए। स्ट्रॉन्ग लिगेंड वो लिगेंड होते हैं जो डी ऑर्बिटल में बैठे इलेक्ट्रॉन को हुंस मल्टीपल लाके अगेंस्ट बैक साइड पुश कर सके। ये इलेक्ट्रॉन यहां पुश करेगा, हुंस मल्टीपल लाके अगेंस्ट पेयरिंग करवाएगा। कौन? स्ट्रॉन्ग लिगेंड। ये इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? ध्यान से समझना। ये यहां आ गया, इसको पेयरिंग करा दे, ये इसको पेयरिंग करा दे। और ध्यान रखिए ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री की स्टडी करना है जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है,
ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री जब भी फॉर्मेशन होगी केवल 2 d ऑर्बिटल वेकेंट चाहिए, 3 नहीं। कितने वेकेंट d ऑर्बिटल चाहिए? ओनली 2। ये हो गए वेकेंट। 6 इलेक्ट्रॉन थे, 3 ऑर्बिटल में बैक साइड पुश किए, स्ट्रॉन्ग लिगेंड ऐसा करेगा। और इस टाइप की ज्योमेट्री जिसमें इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में बैक साइड पुश हो, उस ज्योमेट्री को बोलेंगे हम लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। क्या बोलेंगे उसको? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। और ऐसा ना हो तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। अभी केवल लो स्पिन कॉम्प्लेक्स ध्यान रखिए। साइनाइड स्ट्रॉन्ग लिगेंड था। एक ऑर्बिटल जो एस का था वो तो एफी ने खुद ही रिलीज कर दिया, इलेक्ट्रॉन खुद वेकेंट कर दिया। 2 साइनाइड ने वेकेंट कर लिया इनको बैक साइड पुश करके। क्यों? अरे दोनों को कंपाउंड का फॉर्मेशन करना है, जितना नजदीक होंगे उतना बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा। इसीलिए स्ट्रॉन्ग जब जब लिगेंड आएगा तो हुंस मल्टीपल लाके बैक साइड ये इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा। ये 2 ऑर्बिटल वेकेंट डी ऑर्बिटल अब हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व होंगे। लोन पेयर साइनाइड के यहीं से अरेंज होंगे। 1 लोन पेयर, 2, 3, 4, 5, 6। देखिए कितने ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा इसमें, यहां से काउंट करिए। D2sp3 डी ऑर्बिटल बैक साइड का है, और बैक साइड का डी ऑर्बिटल जब जब यूज होगा उसको क्या बोलेंगे? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का एग्जांपल है। बहुत सारी चीजें हमने नई सीखी है। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स क्या होता है वो समझ में आ गया। बैक साइड का डी ऑर्बिटल जब यूज हो तो इनर ऑर्बिटल, और ये यूज ना हो पाए तो जब कोई वीक लिगेंड आएगा तो बैक साइड पुश थोड़ी कर पाए, तब फिर पी के बाद डी है वो इन्वॉल्व होता है, तो वो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स में जाएगा। दूसरी चीज, ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, 6 ऑर्बिटल इसमें इन्वॉल्व हुए। D2sp3 इसका हाइब्रिडाइजेशन है। ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल होगी जो कई बार आप डिजाइन कर चुके हैं। दूसरी समस्या, कोई भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं है। ये सारे इलेक्ट्रॉन पेयरिंग करवा दिए स्ट्रॉन्ग लिगेंड ने। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, लो स्पिन ज्योमेट्री है। ये पेयर्ड, ये भी पेयर्ड, ये भी पेयर्ड, ये पेयर, सारे इलेक्ट्रॉन लास्ट में पेयर्ड है। इसलिए कंपाउंड नेचर में कैसा है? डाईमैग्नेटिक इन नेचर, जिसके पास लास्ट में इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो, डबल सो डाईमैग्नेटिक, इसलिए डाईमैग्नेटिक नेचर। और कहीं इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड मिलेगा तो वो नेचर में कॉम्प्लेक्स पैरामैग्नेटिक होगा। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पैरामैग्नेटिक। और पैरामैग्नेटिज्म कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला कौन सा यूज करोगे आप? ये पैरामैग्नेटिज्म कैलकुलेट करने का फार्मूला √Nn+2 मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करने का फार्मूला। इसका मैग्नेटिक मोमेंट तो 0 है क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। लिखिए, अब नोट करिए स्टोरी। अगली ज्योमेट्री स्टडी करेंगे K3 FeCN6। K3 को यहां से गायब करोगे, पॉजिटिव आयन गायब हुआ तो इस पर 3 माइनस आ जाएगा। ऑक्सीडेशन स्टेट पहले पता करेंगे। साइनाइड 6 है, पोटेशियम ने 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, तो आयरन ने कितने डोनेट किए? 3। मतलब यहाँ पर आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +3। बस यहीं से स्टोरी आगे बढ़ेगी। Ap का डायग्राम 26, 3d6, 4s2। ये डायग्राम 3d6, 4s2, ये 4s2, ये 4p, 1 2 3 4 5 6, 4s2। p ऑर्बिटल वैकेंट। अगला d है, यूज नहीं होगा, ये d ऑर्बिटल यूज होंगे बैक साइड। अब Fe का ये कौन सी स्टेट है?
ये तो ग्राउंड स्टेट है। एक साइड एक स्टेट में क्या होगा, Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, ये गया +3 में, तो d ऑर्बिटल में कितने बचेंगे, ध्यान से देखिए। s में कितने थे 2, p में कितने हैं, तीनों ऑर्बिटल वैकेंट है। अब 3 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट +3, यही ऑक्सीडेशन स्टेट है जो हम नेगेटिव आयन के नाम से कैलकुलेट करते थे। एक ये गए 2, एक यहां से जाएगा, ये पेयर्ड वाला जो है चला जाएगा। 3 इलेक्ट्रॉन गए, एक डी से गया, एस से 2 जाएंगे। डी में कितने बचे, 5। साइनाइड आया, साइनाइड एक लोन पेयर लेकर के आता है, बट एक ऐसा स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, वो हुंस ला के अगेंस्ट इलेक्ट्रॉन को बैक साइड पुश करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को यहां लाएगा, ये गया, इस इलेक्ट्रॉन को यहां लाएगा। ध्यान रखिए केवल 2 ऑर्बिटल चाहिए उसको वैकेंट, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में केवल 2 डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व होते हैं। इस ऑर्बिटल इस इलेक्ट्रॉन को बैक साइड पुश नहीं करेगा, उसका काम खत्म हो चुका है। ये 1 2 3 4 5 6, नाम क्या रखेंगे, D2sp3, वही पुराना नाम है D2sp3, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, नाम बनेगा इसका इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। बट एक इलेक्ट्रॉन इसमें अनपेयर्ड है, इसलिए इसका नेचर पैरामैग्नेटिक। जबकि इसके पहले वाले का नेचर कैसा था, डाईमैग्नेटिक, इसका नेचर पैरामैग्नेटिक, क्योंकि लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन ये बैठा अनपेयर है डी ऑर्बिटल, इसके कारण ये पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक है तो मैग्नेटिक मूवमेंट होगा। n की वैल्यू 1 पुट अप करो, ये आंसर आ गया। सारी कहानी नोट कर लीजिए, कहानी खत्म।